नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में खरीदारी का बिल्कुल आधार है। टेंडर इंक्वायरी। ये शब्द सुनने में तो बहुत आता है, पर असल में ये है क्या चीज? काम कैसे करता है ये पूरा सिस्टम? आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के खरीद मैनुअल के एक अध्याय को आधार बनाकर इस पूरी प्रक्रिया की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि टेंडर प्रक्रिया के सबसे अहम पहलुओं को इतनी आसानी से समझे कि कोई भी सप्लायर या बोली लगाने वाला इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये टेंडर इंक्वायरी महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है। आप देखिए, ये तो एक पूरी व्यवस्था की नींव है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि पूरी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे और सभी को बराबरी का मौका मिले, मतलब फेयर कंपटीशन हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें होता क्या क्या है और हर कदम क्यों इतना मायने रखता है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये टेंडर इंक्वायरी आखिर है क्या चीज? अगर आसान भाषा में कहें तो क्या ये खरीदार की तरफ से एक तरह का सवाल है कि हमें ये चाहिए, कौन सप्लाई कर सकता है? हाँ, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये खरीदार का एक औपचारिक न्योता या प्रस्ताव होता है जिसमें वो अपनी ज़रूरतें बताता है, जैसे किस क्वालिटी का सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कहाँ डिलीवरी चाहिए, कब तक चाहिए, ये सब कुछ। सब कुछ साफ साफ बताता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है कि इसे बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखा जाए, कोई गोलमोल बात ना हो इसमें। और इसे इतनी सावधानी से क्यों तैयार करना पड़ता है? मतलब इसका महत्व क्या है, सिर्फ जानकारी देने के अलावा? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। पहली बात तो ये कि अगर किसी सप्लायर की बोली मान ली जाती है, स्वीकार हो जाती है, तो यही टेंडर दस्तावेज आगे चलकर खरीद के कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध का एक अहम हिस्सा बन जाता है। सोचिए, अगर इसी में कोई कंफ्यूजन हुआ तो बाद में कितनी दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये तो है। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, जैसा हमने कहा, पारदर्शिता। इसमें वो सारी शर्तें और नियम कायदे लिखे होते हैं जिनसे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहती है। ये खरीदार और बेचने वाले के बीच एक पुल की तरह काम करता है, उम्मीदों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। अब कह सकते हैं। आपने पारदर्शिता और शर्तों की बात की, तो एक टेंडर दस्तावेज में आमतौर पर कौन सी मुख्य बातें हैं या क्लॉज शामिल होते हैं जिनसे ये पारदर्शिता बनी रहती है? देखिए, इसमें कई अहम चीजें होती हैं, जैसे बोलियां कब और कहाँ जमा करनी है, कब खोली जाएंगी, सबसे जरूरी काम का पूरा दायरा क्या है, मतलब क्या खरीदना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, सामान की डिलीवरी कहाँ और कब तक करनी है, और हाँ, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी ईएमडी, हाँ। और सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी एसडी। इनकी क्या जरूरतें हैं, ये भी साफ लिखा होता है। अच्छा, ईएमडी और एसडी, ये नाम अक्सर सुनते हैं। इन पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे शायद। हाँ, जरूर। इनके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, जैसे ये बताया जाता है कि बोली लगाने के लिए कौन योग्य है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे कहते हैं। अच्छा। मतलब कौन इसमें हिस्सा ले सकता है, उनकी क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। फिर बोलियों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होंगे, यानी तकनीकी और कमर्शियल पहलुओं को कैसे परखा जाएगा और कीमत के आधार पर चुनाव कैसे होगा, ये सब कुछ पहले से तय होता है। ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि पक्षपात हुआ। बिल्कुल, इससे किसी के साथ पक्षपात की गुंजाइश कम हो जाती है। ये तो हुई योग्यता और मूल्यांकन की बात। और क्या शर्तें होती हैं जो एक बोली लगाने वाले को पता होनी चाहिए? और भी कई चीजें हैं, देखिए, जैसे पेमेंट कैसे और कब मिलेगा, पेमेंट टर्म्स, खरीदे गए सामान पर कोई वारंटी या गारंटी चाहिए या नहीं, अगर सप्लाई में देरी होती है तो क्या हर्जाना लगेगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस जिसे कहते हैं, और अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए जो किसी के बस में ना हो, जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, फोर्स मेजोर क्लॉज होता है इसके लिए। अच्छा, फोर्स मेजोर। और क्या ऐसा भी होता है कि ऑर्डर किसी एक को ना मिलकर 2-3 सप्लायर्स में बांट दिया जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर खरीदार ऐसा करना चाहता है तो उससे टेंडर में ये बात साफ लिखनी होगी कि ऑर्डर को बांटा जा सकता है, और किस आधार पर या किस अनुपात में बांटा जाएगा ये भी बताना होगा। इसके अलावा आजकल आप देखें तो छोटे और लघु उद्योगों, एमएससीज को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ खास प्रावधान हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। या सरकार के नियमों के हिसाब से कुछ और विशेष शर्तें भी शामिल की जा सकती हैं। और हाँ, ये भी साफ लिखा होता है कि अगर कोई विवाद होता है तो वो भारतीय कानूनों के तहत ही निपटाया जाएगा। बाप रे, ये तो वाकई काफी लंबा चौड़ा दस्तावेज लगता है। मतलब पूरी किताब ही हो गई एक तरह से। हाँ, होता तो विस्तृत है,
क्या इसे समझने में आसानी के लिए कोई स्टैंडर्ड तरीका होता है, कोई तय ढांचा? हाँ, आमतौर पर इसे कई हिस्सों या सेक्शंस में बांटा जाता है ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। जैसे इनविटेशन फॉर बिड्स मतलब आईएफबी, ये बोली के लिए शुरुआती न्योता है। फिर इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स आईटीबी, बोली लगाने वालों के लिए सारे निर्देश। जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जीसीसी, अनुबंध की आम शर्तें। स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एससीसी, उस खास खरीद के लिए कुछ विशेष शर्तें। शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट एसओआर, क्या और कितना चाहिए उसकी पूरी लिस्ट। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, सामान की तकनीकी बारीकियां। अच्छा, इतने सारे सेक्शन? हाँ, इस तरह के सेक्शन होने से बोली लगाने वालों को समझने में आसानी होती है कि कौन सी जानकारी कहाँ मिलेगी। चलिए, अब इसे एक बोली लगाने वाले के नजरिए से देखते हैं। अगर कोई कंपनी बोली लगाना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले किस हिस्से पर ध्यान देना चाहिए? इन्विटेशन फॉर बिड्स आईएफबी क्या बताता है? आईएफबी समझिए दरवाजे पर लगा पहला नोटिस है। इसमें मुख्य जानकारी होती है, क्या खरीदा जा रहा है, मतलब संक्षिप्त में टेंडर किस तरीके से होगा, जैसे क्या सिर्फ कीमत बतानी है, सिंगल बिड है, या तकनीकी और कीमत की बोली अलग अलग देनी है, मतलब 2 बिड सिस्टम है, क्या टेंडर भरने की कोई फीस है, ईएमडी कितना जमा करना है, क्या बोली जमा करने से पहले कोई मीटिंग होगी, प्री बिड मीटिंग जिसे कहते हैं, जिसमें सवाल पूछे जा सके। अच्छा, मीटिंग भी होती है? हाँ, और सबसे जरूरी, बोली कब तक जमा करनी है। इसे पढ़कर ही कोई कंपनी तय करती है कि उन्हें इस टेंडर में रुचि है या नहीं, और वो इसके लिए योग्य है भी या नहीं। और आईएफबी देखने के बाद अगला कदम क्या होता है? अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स यानी आईटीबी। ये एक तरह से पूरी गाइड बुक है। इसमें विस्तार से बताया जाता है कि बोली कैसे तैयार करनी है, कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, योग्यता की शर्तें क्या क्या हैं, बोलियों का मूल्यांकन कैसे होगा और आखिर में कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने योग्यता या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की। ये सुनने में बहुत अहम लगते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि ये किस तरह के हो सकते हैं? जरूर। ये क्राइटेरिया इसलिए होते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि जो भी बोली लगा रहा है वो उस काम को करने में सक्षम है भी या नहीं। जैसे मान लीजिए विस्फोटक सप्लाई करने का टेंडर है, तो बोली लगाने वाले के पास संबंधित लाइसेंस होना चाहिए, जैसे पेसो लाइसेंस, और उनकी क्षमता होनी चाहिए कि वो जरूरत के हिसाब से सप्लाई कर सकें। और दूसरे तरह के सामानों के लिए, जैसे मशीनरी वगैरह? हाँ, अगर कोई मशीनरी या दूसरा सामान खरीदना है तो हो सकता है कि ये शर्त हो कि बोली लगाने वाले ने पिछले कुछ सालों में इस तरह का सामान सप्लाई किया हो, या उनकी उत्पादन क्षमता एक निश्चित स्तर की हो, जैसे टेंडर में मांगी गई कुल मात्रा का कम से कम 50% या 25% सप्लाई करने की क्षमता का प्रमाण देना पड़ सकता है। अगर कोई इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो उनकी बोली पर विचार ही नहीं किया जाएगा, वो पहले ही बाहर हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या सिर्फ सामान बनाने वाली कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरर ही बोली लगा सकती है या उनके एजेंट वगैरह भी? इसमें क्या नियम होते हैं? देखिए, प्राथमिकता तो यही होती है कि सीधे मैन्युफैक्चरर से ही खरीदा जाए, वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन कई बार मैन्युफैक्चरर सीधे बोली नहीं लगाते, खासकर अगर वो विदेशी हों। ऐसे में उनके अधिकृत भारतीय एजेंट बोली लगा सकते हैं, पर इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें? जैसे एजेंट का भारत में रजिस्टर्ड होना, निर्माता से अधिकार पत्र होना, और सबसे जरूरी बिक्री के बाद सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस देने की क्षमता होना। कोल इंडिया की नीति आम तौर पर विदेशी निर्माताओं से सीधे खरीदारी को बहुत बढ़ावा नहीं देती, कुछ खास मामलों को छोड़कर। आजकल मेक इन इंडिया और स्थानीय सप्लायर्स को बढ़ावा देने की काफी बात होती है। क्या टेंडर में इसके लिए भी कुछ खास होता है? ये क्लास 1 और क्लास 2 लोकल सप्लायर क्या होते हैं? हाँ, ये अब एक अहम पहलू है। सरकार की नीति है कि स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए लोकल कंटेंट देखा जाता है, यानी उस सामान को बनाने में कितने प्रतिशत भारतीय लागत लगी है। अगर ये 50% या उससे ज्यादा है तो उसे क्लास 1 लोकल सप्लायर माना जाता है। अच्छा, 50% से ज्यादा? हाँ, और अगर 20% से 50% के बीच है तो क्लास 2, और अगर 20% से कम है तो वो नॉन लोकल सप्लायर कहलाता है। और इसका पता कैसे चलता है? कोई भी दावा कर सकता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं। अगर खरीद 10 करोड़ रुपए तक की है तो सप्लायर खुद एक सर्टिफिकेट दे सकता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसे कहते हैं। लेकिन अगर खरीद 10 करोड़ से ज्यादा की है
तो उन्हें किसी ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि उनका दावा सही है। अच्छा, प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। बिल्कुल। अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उन पर जुर्माना लग सकता है और उन्हें भविष्य में बोली लगाने से रोका भी जा सकता है। तो इसे गंभीरता से लिया जाता है। ये तो हुई योग्यता की सामान्य बातें। कई बार टेंडर में संतोषजनक प्रदर्शन मतलब सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस और सिद्धता मानदंड यानी प्रूवननेस क्राइटेरिया जैसे शब्द भी दिखते हैं। इनका क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, खासकर जब महंगी और क्रिटिकल मशीनरी खरीदी जा रही हो, खरीदार ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो सामान सप्लाई किया जा रहा है वो भरोसेमंद है और पहले भी ठीक से काम कर चुका है। सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का मतलब है कि अगर वैसा ही उपकरण पहले कहीं सप्लाई किया गया है तो उसने बिना किसी बड़ी खराबी के एक निश्चित समय, जैसे मान लीजिए 1 साल तक अच्छा प्रदर्शन किया हो। और प्रूवननेस क्राइटेरिया, ये तो और भी कड़ा लगता है सुनने में। हाँ, प्रूवननेस क्राइटेरिया अक्सर और भी सख्त होते हैं, खासकर बड़ी और महंगी खनन मशीनों के लिए, जैसे HMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी होती है ना। हाँ, डंपर, डोजर वगैरह। बिल्कुल। बड़े डंपर, डोजर, शॉवल, इनके लिए साबित करना पड़ सकता है कि बोली में बताया गया मॉडल या वैसा ही कोई सामान उपकरण पहले सप्लाई किया गया है और उसने कम से कम 3 साल और कुछ मामलों में तो 10 साल तक भी बिना किसी बड़ी दिक्कत के संतोषजनक काम किया हो। 10 साल काफी लंबा समय है। क्या इसमें ये भी शर्त होती है कि कम से कम कितनी मशीनें पहले सप्लाई की हों? हाँ, कई बार टेंडर में ये भी लिखा होता है कि बोली लगाने वाले ने पहले कम से कम इतनी संख्या में, उसे एन फैक्टर कहते हैं, वो मशीनें सप्लाई की हों और वो सफलतापूर्वक चल रही हों। अगर भारत में सप्लाई का अनुभव नहीं है तो दुनिया भर में सप्लाई के अनुभव, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी अपनी शर्तें होती हैं। इन सब का मकसद यही है कि कोई नई बिना परखी हुई टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव न लगाया जाए, खासकर जहां सुरक्षा और उत्पादन का सवाल जुड़ा हो। आपने समान उपकरण या सिमिलर इक्विपमेंट कहा, इसका क्या मतलब है? क्या बिल्कुल वही मॉडल होना जरूरी है? नहीं, समान का मतलब बिल्कुल हूबहू होना नहीं है। इसका मतलब है कि उपकरण लगभग वैसा ही काम करता हो, उसकी क्षमता यानी कैपेसिटी उतनी या उससे ज्यादा हो, और उसके मुख्य पुर्जे या सिस्टम जैसे इंजन, ट्रांसमिशन वो काफी हद तक मिलते जुलते हों। थोड़ी बहुत रेटिंग या स्पेसिफिकेशंस अलग हो सकती हैं। और अगर कोई कंपनी ऐसा मॉडल पेश कर रही है जो नया है लेकिन उनके पास समान उपकरण का अनुभव है, तब क्या होता है? ऐसे मामलों के लिए भी नियम होते हैं। हो सकता है कि उस समान उपकरण ने भी कम से कम 3 साल का संतोषजनक प्रदर्शन किया हो, और अगर पेश किया जा रहा मॉडल बिल्कुल नया है या उसने वो जरूरी प्रदर्शन अवधि पूरी नहीं की है, तो हो सकता है कि कंपनी को अतिरिक्त गारंटी देनी पड़े। अतिरिक्त गारंटी कैसी? जैसे उन्हें पहली कुछ मशीनों की सप्लाई के लिए एक अतिरिक्त परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यानी PBG देनी पड़ सकती है, जो तब वापस होगी जब वो मशीनें कुछ समय तक ठीक से काम कर लेंगी, मतलब अपनी काबिलियत साबित कर देंगी। ये सब खरीदार का जोखिम कम करने के तरीके हैं, और अलग-अलग तरह के सामानों के लिए ये सिद्धता की शर्तें थोड़ी अलग-अलग हो सकती हैं। चलिए अब कुछ प्रक्रियात्मक बातों पर आते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने टेंडर दस्तावेज पढ़ा और उनके मन में कुछ सवाल हैं या कोई बात साफ नहीं है, तो क्या वो पूछ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए व्यवस्था होती है। अगर मामला बहुत जटिल नहीं है तो कभी-कभी प्री NIT मीटिंग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर, खासकर बड़ी या जटिल खरीद के लिए, प्री बिड कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। प्री बिड कॉन्फ्रेंस? हाँ, इसमें सभी इच्छुक बोली लगाने वाले शामिल हो सकते हैं और टेंडर की शर्तों, स्पेसिफिकेशंस वगैरह पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। खरीदार उनके जवाब देता है और अगर जरूरत महसूस होती है तो टेंडर की शर्तों में स्पष्टीकरण या बदलाव भी कर सकता है। अगर इस मीटिंग के बाद टेंडर में कोई बदलाव होता है तो उसका पता कैसे चलता है बोली लगाने वालों को? अगर प्री बिड कॉन्फ्रेंस के बाद कोई बदलाव या स्पष्टीकरण जरूरी होता है तो उसे एक औपचारिक दस्तावेज के जरिए जारी किया जाता है। इसे शुद्ध पत्र या कॉरिजेंडम कहते हैं, या संशोधन यानी अमेंडमेंट भी कह सकते हैं। इसे वेबसाइट पर डाला जाता है और सभी को सूचित किया जाता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि बोली लगाने वालों को इन बदलावों को समझने और अपनी बोली में शामिल करने के लिए पर्याप्त समय मिले।
अच्छा, समय भी दिया जाता है। हाँ, जरूरत पड़ने पर बोली जमा करने की आखिरी तारीख भी आगे बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, अब आते हैं उन दो चीज़ों पर जिनका जिक्र पहले हुआ था, ईएमडी और एसडी। ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी क्यों लिया जाता है? इसका क्या काम है? ईएमडी, जिसे बयाना राशि या बिड सिक्योरिटी भी कहते हैं, देखिए ये इसलिए ली जाती है ताकि ये पक्का हो सके कि बोली लगाने वाला गंभीर है और सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा है। ये एक तरह की गारंटी है कि अगर उसकी बोली चुनी गई तो वो पीछे नहीं हटेगा। आमतौर पर ये खरीदे जाने वाले सामान की अनुमानित कीमत का लगभग 2% होती है। 2%? क्या सभी को ये देना होता है या कुछ छूट भी है? नहीं, कुछ को छूट भी मिलती है, जैसे सरकारी कंपनियों पीएसयू या सरकार के साथ पंजीकृत छोटे और लघु उद्योग एमएसईज को अक्सर ईएमडी देने से छूट मिलती है। साथ ही अगर टेंडर की कीमत बहुत कम है, जैसे 5 लाख रुपए से कम, तो भी ईएमडी नहीं मांगी जाती। और इसका होता क्या है बाद में? जिन लोगों की बोली सफल नहीं होती, उन्हें उनकी ईएमडी जल्द से जल्द वापस कर दी जाती है, और जो जीत जाता है उसे भी अपनी ईएमडी वापस मिल जाती है, लेकिन तब जब वो अगली गारंटी यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट एसडी जमा कर देता है। और ये ईएमडी जब्त कब हो सकती है? किन हालात में ये पैसा वापस नहीं मिलता? ईएमडी जब्त हो सकती है अगर बोली लगाने वाला अपनी बोली की वैधता अवधि के दौरान, मतलब वैलिडिटी पीरियड में, अपनी बोली वापस ले ले या उसमें कोई बड़ा बदलाव कर दे, या अगर उसकी बोली चुन ली जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दे, या फिर अगर वो तय समय के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा ना कर पाए। ये नियम इसलिए हैं ताकि लोग प्रक्रिया को गंभीरता से लें। ठीक है, तो ईएमडी बोली की गंभीरता के लिए है। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एसडी क्या है? ये क्यों ली जाती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट या एसडी तब ली जाती है जब किसी की बोली चुन ली जाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये इसलिए ली जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ठीक से पूरा करेगी, डिलीवरी सही समय पर करेगी, क्वालिटी सही देगी। ये एक तरह से परफॉर्मेंस की गारंटी है। आमतौर पर यह कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत का 5% होती है। 5%? और ये पैसा कब वापस मिलता है? ये तब वापस मिलता है जब कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, यानी सामान की सप्लाई हो जाती है, अगर इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग होनी है तो वो भी हो जाती है, और सब कुछ ठीक पाया जाता है। उसके कुछ समय बाद, जैसे 30 या 60 दिन बाद, इसे जारी कर दिया जाता है। मूल रूप से ये खरीदार को कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने के जोखिम से बचाता है। एक और शब्द सुनने में आता है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, पीबीजी। क्या ये एसडी जैसी है या कुछ अलग है? ये थोड़ी अलग है, हालांकि उद्देश्य मिलता जुलता है, गारंटी देना। पीबीजी खास तौर पर महंगी मशीनों या पूंजीगत उपकरणों, मतलब कैपिटल इक्विपमेंट, के मामलों में ली जाती है। इसका मुख्य मकसद होता है वारंटी पीरियड के दौरान उपकरण के प्रदर्शन को सुरक्षित करना। अच्छा, वारंटी के लिए? हाँ, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी जिसकी 2 साल की वारंटी है, तो सप्लायर को एक पीबीजी देनी होगी जो आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% होती है, और ये वारंटी पीरियड खत्म होने के 3 महीने बाद तक वैध रहती है। तो अगर वारंटी पीरियड में मशीन खराब होती है या ठीक से काम नहीं करती तो खरीदार उस पीबीजी को भुना सकता है, मतलब बैंक से वो पैसा ले सकता है ताकि वो मरम्मत करवा सके या उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। समझ गया। तो संक्षेप में कहें, ईएमडी बोली की गंभीरता के लिए, एसडी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाने के लिए, और पीबीजी वारंटी पीरियड के दौरान प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए होती है। ये सब खरीदार के हितों की रक्षा करने के तरीके हैं। चलिए, अब कीमत यानी प्राइस से जुड़ी शर्तों पर आते हैं। क्या टेंडर में जो कीमत बताई जाती है वो हमेशा फिक्स रहती है या बदल भी सकती है? ये निर्भर करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट छोटी अवधि का है, जैसे साल भर के अंदर डिलीवरी होनी है, तो आमतौर पर फर्म प्राइस यानी स्थिर कीमत मांगी जाती है। मतलब एक बार जो कीमत तय हो गई वो बदलेगी नहीं, चाहे बाजार में कुछ भी हो। और अगर कॉन्ट्रैक्ट लंबा हो तो, जैसे कई सालों तक सप्लाई चलनी हो? अगर कॉन्ट्रैक्ट लंबा है और खासकर ऐसी चीज़ों का है जहां कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की कीमतें बहुत घटती बढ़ती हैं, तो उसमें वेरिएबल प्राइस क्लॉज हो सकता है। इसमें एक फॉर्मूला दिया होता है जिसके आधार पर अगर कच्चे माल या कुछ और तयशुदा लागतों में बदलाव होता है तो कीमत को एडजस्ट किया जा सकता है। ये दोनों पक्षों के लिए उचित रहता है, क्योंकि कोई भी भविष्य की कीमतों का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता।
और अगर सामान विदेश से आना हो और डॉलर या यूरो का रेट बदल जाए तो? उसके लिए भी व्यवस्था होती है, खासकर अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज़्यादा का है। इसे एक्सचेंज रेट वेरिएशन या ERV क्लॉज कहते हैं। इसमें एक बेस एक्सचेंज रेट तय कर लिया जाता है और अगर डिलीवरी के समय रेट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो कीमत को उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। आजकल टैक्स का सिस्टम बदल गया है, GST आ गया है। टेंडर में इसका क्या ध्यान रखा जाता है? हाँ, बोली लगाने वालों को अपनी कीमत बताते समय ये साफ साफ लिखना होता है कि उनकी कीमत में कौन कौन से टैक्सेस और ड्यूटी शामिल हैं और कौन से अलग से लगेंगे। GST लागू होने के बाद उन्हें CGST, SGST, UTGST या IGST जो भी लागू हो उसका जिक्र करना होता है। मूल्यांकन करते समय इन टैक्सों को ध्यान में रखकर ही कुल लागत निकाली जाती है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट चलने के दौरान सरकार टैक्स की दरें बदल दे तो? मान लीजिए GST रेट बदल गया। आमतौर पर अगर सरकार द्वारा टैक्स की दरों में कोई बदलाव किया जाता है, स्टैट्यूटरी वेरिएशन जिसे कहते, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट में माना जाता है, बशर्ते वो बदलाव मूल डिलीवरी पीरियड के दौरान हुआ हो। यानी अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है तो खरीदार को ज्यादा देना होगा और अगर कम करती है तो उसका फायदा खरीदार को मिलेगा। एक और शर्त जो काफी दिलचस्प लगती है, प्राइस फॉल क्लॉज। ये क्या होता है, प्राइस फॉल क्लॉज? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है खरीदार के नजरिए से। इसके तहत सप्लायर को एक गारंटी देनी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अवधि के दौरान वो वही सामान किसी और सरकारी विभाग या PSU को या CIL की ही किसी दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में तय कीमत से कम पर नहीं बेचेगा। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे निर्यात या बहुत छोटी मात्रा, वो टेंडर में लिखा होता है। और अगर वो कम कीमत पर बेचता हुआ पाया गया तो तब क्या? तो खरीदार को ये अधिकार होता है कि वो भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत को घटाकर उसी निचली कीमत के बराबर कर दे। ये शर्त इसलिए डाली जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि खरीदार को हमेशा सबसे अच्छी और प्रतिस्पर्धी कीमत मिल रही है। बोली कितने समय तक मान्य रहती है? मतलब एक बार बोली जमा कर दी तो वो कब तक फाइनल मानी जाएगी? और क्या टेंडर जारी होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता? बोली की एक वैधता अवधि होती है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, जो टेंडर में लिखी होती है। ये आमतौर पर 120 से 180 दिन हो सकती है। ये टेंडर की जटिलता पर निर्भर करता है। कोशिश की जाती है कि ये अवधि कम से कम रखी जाए। इस अवधि के दौरान बोली लगाने वाला अपनी बोली से मुकर नहीं सकता। और अगर फैसला होने में देर हो जाए तो? जरूरत पड़ने पर खरीदार सबसे अनुरोध कर सकता है कि वो अपनी बोली की वैधता अवधि बढ़ा दें। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, टेंडर जारी होने के बाद उसमें बदलाव या संशोधन बिल्कुल हो सकता है। अगर स्पेसिफिकेशन बदलनी हो, मात्रा बदलनी हो या प्री बिड मीटिंग में कोई मुद्दा उठा हो जिसका स्पष्टीकरण देना हो, तो अमेंडमेंट या कॉरिजेंडम जारी किया जाता है और बोली लगाने वालों को इन बदलावों के हिसाब से अपनी बोली अपडेट करने का पूरा मौका और समय दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखना बहुत जरूरी लगता है। क्या इसमें हितों के टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी स्थितियों से बचने के लिए भी कोई नियम है? बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी भी है। नियम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि बोली लगाने वाले का खरीदार कंपनी या उसके अधिकारियों के साथ कोई ऐसा रिश्ता ना हो, चाहे वो पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो या बिजनेस का हो, जिससे फैसला प्रभावित होने की आशंका हो। जैसे कि क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? कुछ उदाहरण के लिए, एक ही निर्माता या प्रिंसिपल के लिए एक से ज्यादा एजेंट एक ही टेंडर में बोली नहीं लगा सकते। ये हितों का टकराव माना जाएगा। या फिर कोई एक कंपनी एक ही टेंडर में मुख्य बोली लगाने वाले के तौर पर भी हिस्सा ले और साथ ही किसी दूसरे बोली लगाने वाले की सब कॉन्ट्रैक्टर भी बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी बोली लगाने वाले का खरीदार कंपनी के किसी सीनियर अधिकारी से कोई नजदीकी रिश्ता है तो उसे ये बात बतानी पड़ सकती है। इन सब नियमों का मकसद यही है कि पूरी प्रक्रिया साफ सुथरी रहे। और क्या किसी खास देश के बोली लगाने वालों पर भी कोई रोक हो सकती है? आजकल ये भी सुनने में आता है। हाँ, भारत सरकार के नियमों के तहत ऐसा हो सकता है, खासकर उन देशों के बोली लगाने वालों के लिए जो भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे देशों के बोलीदाताओं को कुछ खास शर्तों को पूरा करना होता है और जरूरी सर्टिफिकेट देने होते हैं, तभी वो भारत में सरकारी खरीद में हिस्सा ले सकते हैं। इसके नियम सरकार समय समय पर जारी करती है। तो कुल मिलाकर आज हमने टेंडर इंक्वायरी का पूरी प्रक्रिया को काफी बारीकी से समझा। दस्तावेज में क्या क्या होता है, शर्तें कैसी होती हैं,
बोली लगाने वालों को किन बातों का ध्यान रखना होता है, चाहे वो योग्यता हो, पिछला प्रदर्शन हो या फिर पैसे से जुड़ी बातें हों जैसे ईएमडी, एसडी, पीबीजी, कीमतें और टैक्स, और आखिर में प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा से जुड़े नियम भी देखे। ये साफ है कि ये एक बहुत सोची समझी और विस्तृत प्रक्रिया है। बिल्कुल। और हर नियम, हर शर्त का एक मकसद है, पारदर्शिता लाना, सबको बराबर मौका देना और आखिर में चाहे वो सरकारी पैसा हो या कंपनी का, उसका सबसे सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना। ये खरीदार और बेचने वाले दोनों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप की तरह काम करता है, आप कह सकती हैं। आज की इस चर्चा से श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक तरफ हैं तकनीकी ज़रूरतें, मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, और दूसरी तरफ है प्राइस, कीमत। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना शायद सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर जब आप बहुत जटिल और महंगी मशीनें खरीद रहे हों जिनका प्रदर्शन सालों तक मायने रखता हो। तो ये कैसे तय किया जाए कि सबसे अच्छी, सबसे भरोसेमंद चीज़ मिले और साथ ही कीमत भी वाजिब हो? क्या हमेशा सबसे कम कीमत वाला L1 जिसे कहते हैं वही सबसे अच्छा सौदा होता है, या फिर हमें पैसे की पूरी कीमत, वैल्यू फॉर मनी देखनी चाहिए, जिसमें प्रदर्शन, विश्वसनीयता और मशीन की पूरी उम्र की लागत, लाइफ साइकिल कॉस्ट, ये सब शामिल हों? इस पर ज़रूर सोचिएगा।